तो अपन जो है राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि थर्ड ग्रेड रीट मेंस एग्जाम है, उसका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की जो साइकोलॉजी है उसको कलाम के पेपर के माध्यम से देख रहे थे। आज अपनी तीसरी क्लास है, 2 क्लासेस पहले हो चुकी है और आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो वर्दी एवं विकास रहेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि वर्दी विकास के संबंध में असत्य कथन बताओ। ठीक है, क्या बताना है आपको? वर्दी विकास के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये उपयोगी है। वर्दी निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। वर्दी जो होती है वो एक निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है। क्या आपकी हाइट जो होती है वो क्या पूरे जो है जीवन पर्यंत बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो वर्दी जो होती है आपकी वो एक निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। विकास मरने तक जारी रहता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। विकास जो है हमेशा मरने तक मतलब है जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। कौन? विकास। फिर है वृद्धि हमेशा विकास को प्रभावित करती है। तो जो वृद्धि होती है ना वो विकास को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, यह भी बिल्कुल सही बात है। विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित करता है, तो यह आपका गलत है, ध्यान रख लेना। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऊपर वाले 3 सही है और अपने को असत्य पूछा तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कारण कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, वृद्धि विकास को प्रभावित कर सकती है लेकिन विकास हमेशा वृद्धि को प्रभावित नहीं करता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। विकास वृद्धि को हमेशा जो है प्रभावित नहीं करेगा और असत्य ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है, वृद्धि जो है, एक चीज और, वृद्धि जो है विकास में निहित होती है, विकास का ही अंग है। वृद्धि विकास का ही अंग है, ध्यान रख लेना। मतलब वृद्धि जो होती है विकास के अंतर्गत आती है, विकास वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से सत्य है, सत्य कौन सा है वो बताना है। देखो अभी अपन कॉमन जो टॉपिक्स हैं वो करेंगे, खास करके जो थोड़े से हार्ड टॉपिक है जैसे साइकोलॉजी है, जो एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य जो है वो है। इसके अलावा जो अपने कॉमन में जो है प्रतीक चिन्ह वगैरह है, योजनाएं वगैरह है, उनको अच्छे से करेंगे पहले, फिर अपन जीके की तरफ चलेंगे। लेकिन चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, सारे के सारे रीट मेंस के स्टूडेंट्स को शेयर भी जरूर कर दें। असत्य कथन बताना है अपने को। सबसे पहले विकास वृद्धि का ही भाग है। अभी ऊपर मैंने क्या बताया? वृद्धि विकास का ही अंग है लेकिन विकास वृद्धि का अंग नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, विकास जो है वो वृद्धि का भाग नहीं है, वृद्धि विकास का भाग है, उल्टा होता है। ठीक है, फिर वृद्धि विकास का एक भाग है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वृद्धि जो है वो विकास का भाग है, ऊपर बता चुका मैं। फिर वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जो है अपन ने क्या बोला कि जो है वृद्धि विकास का अंग है, इसका मतलब वृद्धि के अलावा भी विकास में बहुत कुछ होता है। तो वृद्धि का अगर अभाव है फिर भी विकास दिखाई दे सकता है। मान लो कि आपके में वृद्धि नहीं हो रही लेकिन विकास हो सकता है। विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, विकास के अभाव में वृद्धि नहीं दे सकती। क्यों? कि मान लो ये विकास है, ये क्या है आपका? विकास है, और इसके अंदर क्या है? वृद्धि है, इसका एक अंग है वृद्धि। ऐसे समझो आप इस ग्राफ से, विकास के अंदर वृद्धि है, तो वृद्धि का अगर अभाव है, मान लो कि वृद्धि ये नहीं हो रही है आपकी, ये नहीं हो रही, तो बाकी विकास तो हो रहा है ना, तो वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विकास का अभाव अगर पूरा ही नहीं हो रहा तो वृद्धि भी साथ में नहीं होगी, तो मतलब विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई नहीं दे सकती। बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बात क्या है? विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है तो नहीं दे सकती, तो ये गलत हो गया। समझ में आ गया? वापस देखो इस चीज को मैं अच्छे से समझाता हूं आपको, इस चित्र से समझो, क्योंकि ये जो है समझना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजिंग चीजें हैं ये। देखो ये सब देखो, विकास वृद्धि का एक भाग है, गलत है, कारण कि वृद्धि विकास का एक भाग है, तो पहला गलत दूसरा सही। अब देखो विकास के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है, विकास के अंदर वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि वृद्धि जो है विकास का अंग है, तो यहां बोल रहा है वृद्धि के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है। तो वृद्धि का अभाव मतलब वृद्धि नहीं हो रही, मान लो वृद्धि को काट दिया तो विकास बचा हुआ भी तो है ना, ये देखो ये विकास हो सकता है, तो वृद्धि के अभाव में विकास हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है? विकास के अभाव में वृद्धि दिखाई दे सकती है, तो विकास का अभाव मतलब पूरे को काट दो, और पूरे को काटोगे तो साथ में वृद्धि भी चली जाएगी, तो वृद्धि दिखाई नहीं देगी, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दिखाई दे सकता नहीं है, दिखाई नहीं देगी। तो अपने को बोला था कि सत्य कौन सा है, तो सत्य इसमें आपका दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। एकदम अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं दिखाई देती है, ये कथन किसने दिया? मेरे हिसाब से आपने ये जो है ना कथन, अगर आप रीट पात्रता से अब तक पढ़ रहे हो ना, चाहे सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हो, मेरे हिसाब से ये जो है दिन में आप जो है इस टॉपिक को पढ़ते हो तो हर एक वैकेंसी में 10 बार इस जो है
परिभाषा को पढ़ते होंगे कि विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं दिखाई देती है, और ये बात है आपकी हरलोक की। तो नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यता, नाम आते ही हरलोक कर देना है। फिर जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, उसमें कहता है कि क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे और पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वहीं कुछ के बच्चे घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन यानी कि जो डॉक्टर है बच्चों का, उसने कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रित करता है, फिर गर्दन पर नियंत्रण करता है, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में जो है चलना सीखता है। और भले ही समय कम ज्यादा लगे, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये घटनाक्रम किस किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि एक क्लिनिक है बच्चों का, उसमें जो है कुछ माता पिता इसलिए आए हैं डॉक्टर के पास कि उनका बच्चा घुटनों पर चल रहा है, पैरों पर नहीं चल रहा, और कुछ का बच्चा घुटनों पर भी नहीं चल रहा। तो इसको देखकर जो पीडियाट्रिशियन है, मतलब बच्चों का जो डॉक्टर है, उसने कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर करता है, फिर घुटनों पर चलता है और अंत में जो है क्या करता है, चलना सीखता है। भले ही समय कम ज्यादा लग जाए, मतलब अगर किसी बच्चे के दो बच्चों की अगर आयु समान है, फिर भी हो सकता है वो अलग अलग समय पर जो है घुटनों पर या पैरों पर चलना सीखे। तो सब में एक जैसा नहीं होता है विकास। तो यहां पर बोल रहा है कि किस किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले जो है सिपेलोकोडल को जरूर करेगा। तो जहां जहां सिपेलोकोडल आ रहा है उसके उत्तर होने की संभावना बनेगी आपके। तो सिपेलोकोडल 3 में आ रहा है। सिपेलोकोडल क्या होता है कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ चलता है, विकास सिर से पैर की तरफ जाता है, पैर की ओर, मतलब विकास की दिशा जो होती है वो सिर से पैर की ओर होती है। इसको कहते हैं सिपेलोकोडल। क्या कहते हैं? सिपेलोकोडल। तो सिपेलोकोडल 3 में, इसका मतलब इसमें नहीं है, तो ये तो चला गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। फिर इसने क्या कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा पहले तो सिर पर नियंत्रण करेगा, फिर गर्दन पर, फिर घुटनों पर, अंत में चलना सीखेगा। मतलब एक समान जो है एक प्रतिरूप को जो है क्या करता है, विकास से चलाता है। तो समान प्रतिरूप कहां पर है? ये रहा समान प्रतिरूप। और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। समान प्रतिरूप का मतलब कि पहले इसने क्या बोला कि समान प्रतिरूप का मतलब क्या होगा? पहले सिर पर नियंत्रण, फिर गर्दन पर नियंत्रण, फिर घुटनों से सीखेगा और फिर जो है आपका पैरों पर चलना सीखेगा। ये बात मतलब सब पर एक ही जो है लेवल चलेगा। मतलब बच्चा कोई भी हो, वो सिर से फिर गर्दन पर आएगा, गर्दन से घुटनों पर चलेगा, घुटनों से पैरों पर, मतलब एक समान प्रतिरूप को फॉलो करेगा, एक समान प्रतिमान को फॉलो करेगा। दूसरी बात है व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता कैसे हो गई? भले ही समय कम ज्यादा लगे, मतलब समान आयु के बच्चों में भी अलग अलग समय हो सकता है। मान लो एक बच्चा 1.5 साल में चलना सीख जाए और दूसरा 2.5 साल में भी नहीं सीखे, मतलब व्यक्तिक भिन्नता भी होती है इसमें। उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 95। राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी में लगाकर खा लेता था। ठीक है। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला खाने भी लग गया। तो यह प्रकृति कौन सी है? यहां पर 2 सिद्धांत जो है काम करते हैं। वापस मैं बता दूं, राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, मतलब टुकड़े करके देती थी थाली में, और उन्हें वह सब्जी के लगाकर खा लेता था। अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया, मतलब अंगुलियों का इस्तेमाल करने लग गया। पहले तोड़ के देनी पड़ती थी उसको। तो ये जो प्रगति है, ये आपके इंटीग्रेशन यानी विकास का एकीकरण, क्या हो गया? एकीकरण हो गया इसमें विकास का। ठीक है। इसका ही मिलता जुलता जो है सिद्धांत, अगर सेम क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में इंटीग्रेशन नहीं दिया हो, तब इसका होगा उत्तर प्रोक्सीमोडिस्टल। क्या होगा? प्रोक्सीमोडिस्टल। दोनों साथ में आएंगे भी नहीं, ये भी ध्यान में रख लेना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है। अगर प्रोक्सीमोडिस्टल ऑप्शन में है तो उत्तर प्रोक्सीमोडिस्टल होता। अगर एकीकरण या इंटीग्रेशन अगर आपका जो है ऑप्शन में, तो वो उत्तर होगा। प्रोक्सीमोडिस्टल कैसे हुआ? ये क्या कहता है? विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर, मतलब पहले बीच में फिर बाद में। दूसरा एग्जांपल है, पहले कोई बालक होता है वो हथेली का उपयोग करता है, हथेली का उपयोग करता है। ठीक है। स्टार्टिंग में कोई चीज पकड़ता है तो हथेली से पकड़ता है, जैसे कोई पेंसिल भी पकड़ता है तो हथेली से पकड़ता है कोई चीज भी। बाद में उंगलियों से पकड़ने लग जाता है, अंगुलियों से पकड़ने लग जाता है। ये चीज हो गई, अंगुलियों से पकड़ने लग जाता है, पकड़ने लग जाता है। ये बात आपकी प्रोक्सीमोडिस्टल। ठीक है। प्रोक्सीमोडिस्टल यानी केंद्र से परिधि की ओर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो इंटीग्रेशन या एकीकरण उत्तर होगा। यहां पर बच्चा क्या है, पहले तोड़ नहीं पाता था रोटी को अंगुलियों से, मतलब वो परिधि का विकास हो रहा था, केंद्र का विकास हो रहा था, फिर परिधि का धीरे धीरे सूक्ष्म कौशल सीखेगा वो, और अब वो रोटी तोड़ने लग गया, मतलब
विकास का एकीकरण या विकास का जो है प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत लागू होता है। दोनों एक ही चीज है, वैसे अलग अलग है लेकिन एक ही चीज को डिनोट करती है। देखो ऑप्शन में तभी तो जो है प्रोक्सीमोडिस्टल नहीं दिया हुआ आपका, ठीक है। प्रेडिक्टेबल मतलब विकास की भविष्यवाणी संभव है, भविष्यवाणी संभव है किसकी? विकास की। देखो इंग्लिश में दिया है, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। विकास की भविष्यवाणी संभव है। यूनिफॉर्म पैटर्न वही है ऊपर वाला, समान प्रतिरूप मतलब विकास एक निश्चित क्रम से चलता है, निश्चित क्रम से चलता है। विकास निश्चित क्रम से चलता है मतलब ऐसा नहीं है कि शेषावस्था में किसी में डायरेक्ट किशोरावस्था आ जाती है। सिपेलोकोडल अपन देख चुके, सिर से पैर की तरफ चलता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन, परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से समझ सकते हैं? तो विकास बराबर क्या होता है? विकास बराबर होता है परिपक्वता गुणा अधिगम। ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकास के संबंध में परिपक्वता और अधिगम का गुणात्मक या गुणा का संबंध होता है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुणात्मक या गुणा का संबंध, विकास बराबर होता है परिपक्वता गुणा अधिगम, और एक विकास बराबर होता है वंश क्रम गुणा वातावरण। वो भी ध्यान में रख लेना, वंश क्रम गुणा वातावरण, ये अलग चीज है। अब नया, ये पुराना हो गया, ये बहुत बार आ चुका। अब नया वाला क्या आ रहा है कि विकास बराबर है परिपक्वता गुणा अधिगम। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले खेलने की आयु, खेलने की जो आयु है क्या वो उत्तर बाल्यावस्था होती है? बिल्कुल, प्लेज। ये तो सही है, प्लेज। प्लेज कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। तीव्र कामुकता ये शेषवावस्था में होती है। किसमें होती है? शेषवावस्था में। और साथ में ये होती है किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में कामुकता होती नहीं है, किशोरावस्था में। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। संग्रहण, संग्रहण बिल्कुल होता है। खेलने की आयु भी इसी को कहते हैं। निरुद्देश्य घूमना भी क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की क्या है विशेषता? ये जो है आपकी कहां से 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। 6 से 12 वर्ष की आयु होती है। एक मिनट, 6 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पर ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। अपने को समूह नहीं पूछा तो उत्तर तो यही होना चाहिए। बाकी स्थायी दांत का ना, यानी दूध के दांत टूटकर जो स्थायी दांत आते हैं वो अभी उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं। सामूहिकता ये भी उत्तर बाल्यावस्था में है। विद्यालय काल मतलब विद्यालय काल क्या हो गया? स्कूल एज, स्कूल एज। तो ये भी आपका क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। प्लेज भी किसमें है? उत्तर बाल्यावस्था। स्मार्ट एज नया शब्द हो सकता है, ये भी उत्तर बाल्यावस्था की है। संग्रहण पहले आ गया। बहिर्मुखता, बहिर्मुखता मतलब दूसरों से अच्छे से बात करना। मिथ्या परिपक्वता मतलब बाल्यावस्था में ऐसा लगता है कि जो है बच्चा परिपक्व हो गया, मतलब मिथ्या मतलब झूठी, जो एक आभासी परिपक्वता आ जाती है। सामर्थ्य का विकास बिल्कुल सही बात है। समूह काल अभी अपन सामूहिकता पढ़ चुके। गंदी अवस्था, इसको गंदी अवस्था भी कहते हैं, ध्यान में रख लेना। गंदी अवस्था के साथ में इसको उत्पाती अवस्था भी कहते हैं, उत्पाती अवस्था, ठीक है। समलैंगिकता यानी कि समान जो है लिंग के बच्चों या जो है समान लिंग के बालक या बालिका, बालक बालकों के साथ जो है बालिका बालिका के साथ समूह बनाते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर सिर्फ जो तीव्र कामुकता है वो शेषावस्था या किशोरावस्था की विशेषता है। सिर्फ शेषावस्था में तीव्र होती है, बाकी किशोरावस्था में भी जो है कामुकता पाई जाती है। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में कामुकता नहीं पाई जाती, कामुकता नहीं पाई जाती है। ये कुछ आपको मैं बता चुका, ठीक है। उत्पाती अवस्था, गंदी अवस्था, ये सारे के सारे आपके उत्तर बाल्यावस्था के क्या हैं? जो है ये दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन में सारे के सारे उत्तर बाल्यावस्था के हैं। पहले ऑप्शन में 2 3 तो जो है सही है, लेकिन ये तीव्र कामुकता नहीं है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको शेषावस्था के बारे में बता देता हूं। इतना अपन देख रहे हैं तो शेषावस्था के बारे में। शेषावस्था, शेषावस्था होती है आपकी कहां से कहां? 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। इसमें एक तो बालक होता है गैर सामाजिक। गैर सामाजिक का मतलब हो गया ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक। असामाजिक नहीं कह सकते, गैर सामाजिक, ठीक है। दूसरा बात है इसमें अनुकरण द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा? अनुकरण के द्वारा सीखना, ये भी इसी की विशेषता है, ठीक है। अब जो है एक है आपका मूल परिवर्तनात्मक व्यवहार, यह भी आपकी शेषावस्था की विशेषता है। कि किशोरावस्था वगैरह को अपन पहले जो है अलग वीडियो में, वैसे नॉर्मल है, किशोरावस्था को अपन वैसे भी पहचान लेंगे। एक अपन पूर्व बाल्यावस्था को देख लेते हैं। बाल्यावस्था के साथ पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है। इसको देखो ऊपर अपन ने क्या कहा था, उनका पूर्व लगा दो बस, पूर्व टोली अवस्था। देखो समूह, सामूहिकता का मतलब टोली हो गया, तो इसको पूर्व टोली या समूह अवस्था कह सकते हैं, ठीक है। पूर्व विद्यालय अवस्था,
विद्यालय अवस्था कौन सी है? उत्तर बाल्य अवस्था। और पूर्व नाम लगा दो बस, पूर्व, जहां पूर्व आ जाए तो पूर्व ही कर देना बस, पूर्व विद्यालय अवस्था। ठीक है। इसके अलावा यहां पर है पूर्व बाल्यावस्था में कि क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे ऐसे सवाल पूछता है बालक, क्या क्यों कैसे ऐसा सवाल पूछता है बालक। एक आ जाती है इसमें उत्सुकता, यानी बालक में उत्सुकता या जिज्ञासा रहती है, किसमें? पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक इसको कहते हैं खिलौना की आयु, किसकी? खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, की आयु। खिलौना मतलब हो गया टॉय, तो टॉय एज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टॉय एज। और प्ले एज कौन सी होगी? खेलने की आयु है उत्तर बाल्यावस्था, और खिलौनों की आयु है पूर्व बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं। आसक्ति का विकास कब होता है? आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होता है किसी जो है व्यक्ति या वस्तु के प्रति मोह, के प्रति मोह, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति, चाहे माता पिता हो या कोई व्यक्ति हो, उसके प्रति मोह की जो भावना होती है उसको आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति जो है इसका विकास आपका शैशवावस्था में होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। चलते हैं आगे। पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, अभी पूर्व बाल्यावस्था के बारे में पढ़कर आए, तैयारी की अवस्था है बिल्कुल प्रश्न पूछने की। मैंने ऊपर बताया था ना, क्या क्यों कैसे ऐसे जो चीजें बहुत पूछता है ये, मतलब प्रश्न पूछने की जो है अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था है बिल्कुल। समूह पूर्व अवस्था, जब भी पूर्व शब्द आ जाए तो पूर्व को करना ही है, ये मैं पहले बता चुका, ये सही है। विद्यालय जाने की अवस्था बिल्कुल नहीं है, ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था है। कौन सी है? उत्तर बाल्यावस्था। ये भी अपन पहले जान चुके। पूर्व बाल्यावस्था पूर्व विद्यालय की अवस्था है। अब पूर्व जो बाल्यावस्था है उसके बाद एक बात और ध्यान में रख लेना, यह आपकी अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहलाती है। क्या कहलाती है? अन्वेषणात्मक अवस्था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर दांत निकलने की औसत आयु क्या है? तो जो बालक होता है उसके दांत निकलने की औसत आयु 6 से 8 माह होती है। कब से? 6 से 8 माह। फिर है क्वेश्चन नंबर 101। 6 साल की नंदनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा लिख सकती है। मतलब छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और जो आपका मार्जिन है उसके अंदर पैराग्राफ को पूरी तरह रख सकती है। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, एक होता है स्थूल गत्यात्मक, एक होता है सूक्ष्म। स्थूल में क्या हो जाता है? जिसमें जो है दौड़ना आ जाता है, साइकिल चलाना आ जाता है। ठीक है, साइकिल चलाना। इसके अलावा अपन कहें जो है भागना दौड़ना, तो एक ही चीज हो गई। मतलब जिसमें कुल मिला के बड़ी मांसपेशियों का उपयोग हो, मांसपेशियों का उपयोग हो, या बड़े जो है स्तर पर शरीर के अंग का उपयोग हो। जैसे दौड़ने में पूरे शरीर का उपयोग होता है, साइकिल चलाने में पूरे शरीर का उपयोग होता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है? जिससे लिखना क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। पेंटिंग बनाना, यह भी सूक्ष्म हो गया। कारण कि इसमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है इसमें। जैसे लिखने में क्या होता है? पेशियों का उपयोग या छोटे अंगों का उपयोग। लिखने में सिर्फ उंगलियों का उपयोग होता है, आपको पता ही है। तो लिखने में सिर्फ उंगलियों का उपयोग होता है, इसका मतलब ये सूक्ष्म गत्यात्मक हो गया। छोटी सी चीजें, मतलब लिखना क्या होता है? बस उंगलियों से ही काम हो जाता है। तो इसने लिखना, पेंटिंग बनाने या सूक्ष्म गति कौशल है। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर पंक्ति में लिख सकती है मतलब सूक्ष्म हो गया। स्थूल में क्या हो गया? जिसमें बड़ी मांसपेशियां या बड़े अंगों का प्रयोग हो। तो दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सारा, क्रिकेट खेलना भी इसी के अंतर्गत आता है। खेलना भी किसके अंतर्गत आता है? स्थूल के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अक्कू को फेरेरो रोसर चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन होता है, ये किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है? तो अक्कू को जो है फेरेरो रोसर चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन होता है, इसका मतलब उसका जो मूल प्रवृत्ति संवेग है वो स्वाद है। क्या है? स्वाद है। अच्छा, क्वेश्चन अलग से नोट कर सकते हैं। फिर बाल्यावस्था अनोखा काल किसका है? अगर ज्यादातर स्टूडेंट क्या कहेंगे? सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, जो है शारीरिक विकास का, और सभी उत्तर करके आ जाते हैं। लेकिन ये गलत है। जो आपकी बाल्यावस्था है उसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। दो मनोवैज्ञानिक है, कोल व ब्रूस। इन दोनों ने जो है बाल्यावस्था को, किसको? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, को जीवन का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल, और सबसे अच्छा काल यही होता है मेरे हिसाब से। तो जीवन का, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है कोल व ब्रूस ने। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है नॉर्मली इसको। फिर आता है अगला क्वेश्चन।
सामाजिकरण प्रारंभ कहां से होता है? तो समाज की प्रथम इकाई आपका परिवार होता है, तो परिवार से प्रारंभ होता है। इजी क्वेश्चन। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छा क्वेश्चन है, ईर्ष्या संवेग का विकास कब हो जाता है? देखो, जो आपका ब्रिजेश या ब्रिग्स नाम, दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे। एक मिनट, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मोटा लिखा जा रहा है। आपका एक नाम है ब्रिगेस या ब्रिजेस भी लिखा था कई जगह, कहीं ब्रिग्स भी लिखा था। इसने जो है आपका ये बोला कि 2 वर्ष की आयु में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष की आयु में बालक में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है, यह बात ब्रिगेस ने की। यहां बोला ईर्ष्या कब विकसित होती है? तो ईर्ष्या जो होती है वो 18 माह में होती है। 18 माह, और 18 माह ऑप्शन के हिसाब से 1.5 वर्ष हो जाएगा उत्तर इसका, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहला उत्तेजना, उत्तेजना जो है पहला संवेग होता है बालक का, पहला संवेग, और ये जो है बालक के जन्म के समय ही हो जाता है। जन्म के समय उत्तेजना शुरू हो जाती है। सबसे अंत में मतलब 2 वर्ष की आयु जब पूर्ण होती है तब कौन से संवेग का निर्माण होता है? तो सबसे लास्ट में आपका हर्ष होता है। हर्ष संवेग का सबसे लास्ट में। और एक आनंद जो संवेग है, आनंद संवेग का 3 माह की आयु में, 3 माह की आयु में। तो ध्यान रखना, ईर्ष्या संवेग 18 माह या 1.5 वर्ष की आयु में। सबसे पहले जन्म के समय उत्तेजना होता है, अंत में जो है 2 वर्ष की आयु में हर्ष संवेग का निर्माण होता है, और आनंद जो संवेग है वो आपका 3 माह की आयु में होता है। तो ये अपने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन थे किसके? साइकोलॉजी के लेवल।